हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी आप सबके लिए। और 10th क्लास का जो 7th चैप्टर है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो हम यहाँ पर आज शुरू करेंगे और इसको कंप्लीट भी करेंगे, कोशिश करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है कि आज ही ये कंप्लीट हो जाए। इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक्चुअली ये बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली चैप्टर है, बिकॉज इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले, एक डिस्टेंस फार्मूला है और एक सेक्शन फार्मूला है। दोनों फॉर्मूले जब हम अच्छे से कवर कर लेंगे तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं इन दोनों फॉर्मूले की, वो भी हम देखेंगे। और एक और टॉपिक आता है इसके साथ में, कोलिनियरिटी, वो भी हम इसको समझेंगे अच्छे से। ओके, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले छोटा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। वो अपडेट आप यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। कि देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि जो चैनल है अपना मैथ डीटीसी, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पर मैथ डीटीसी चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और इसमें आपको काफ़ी जो वीडियोस हैं और जो कोर्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। साथ में आप हमारा जो टेलीग्राम फैमिली है उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ डीटीसी टेलीग्राम फैमिली कोई भी आप ज्वाइन कर लीजिए, मैथ डीटीसी। और इसमें देखो, आपको जो असाइनमेंट्स हैं, नोट्स है, डेली अपडेट्स है, वो मिलते रहेंगे। ओके, हमारी एक अच्छी सी फैमिली है, अच्छे से मेंबर्स है उसमें, तो आप भी उसका हिस्सा बन जाइए। और एक और छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि जो हमारा ऐप है मैथ डीटीसी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। इसमें देखो आपको कितने सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेज आपको मिलेंगी, लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। और साथ में जो आपके पास में ई लाइब्रेरी आपको मिलेगी, ई लाइब्रेरी में आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो नोट्स है वो पीडीएफ फाइल में आपको अवेलेबल होंगे। आपके पूरे फॉर्मूला सीट, आपके नोट्स, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ फाइल में। ओके, और हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप देख सकते हो जाकर के। और अदर सब्जेक्ट के जो आपके साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट के जो नोट्स है वो भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वो भी आप सब इसमें एक साथ बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके साथ में देखो, जो आपने जो भी कोर्स आपने ले रखा है उस कोर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जो बिल्कुल फ्री है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें आपका कोई चार्ज यहाँ पर हम नहीं लेने वाले हैं। ओके, अगर आप अदर टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कम हमने नॉमिनल फी रखी हुई है, वो आप उसको आप ले सकते हैं। कॉम्बो में लोगे तो वो आपको फ्री मिल जाएगी, उसमें कोई चार्ज नहीं है। इसके साथ में आप फाउंडेशन कोर्स है वो भी आप ले सकते हो। जो अगर आप फाउंडेशन कोर्स लेते हो तो उसकी टेस्ट सीरीज और उससे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके, इसके साथ में देखो डाउट सॉल्विंग क्लासेज है। डाउट सॉल्विंग क्लासेज के लिए देखो हमने एक आपके लिए स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा सा एक एफर्ट्स किया है। वो ये है कि हमारा एक व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है बोर्ड पर। इस व्हाट्सअप नंबर पर जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, क्यूरी रहती है, वो आप सेंड कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उसकी फोटो लेके सेंड कर दो, तो उसको क्या है, हम डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। तो उससे आपको एक डबल बेनिफिट हो जाएगा कि आपका डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ओके, और साथ में आपको जो डाउट सेशन की क्लास है वो भी आपको बता दी जाएगी कि इतने बजे होगी, उसमें आप आकर के अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। बट उससे पहले आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको व्हाट्सअप कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएंगे, तो एक साथ उन सारे डाउट्स को हम सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके, तो ये स्टूडेंट्स आप सबको बेनिफिट्स हैं। और साथ में जो हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। ओके, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस तरह से। ओके, चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आज। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, जैसे हमने देखो पढ़ा हुआ है वैसे छोटी क्लास में, थोड़ा सा इसको देखते हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट क्या होता है कि जहां पर भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी ऑब्वियसली, और इसी को हम क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। और ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ओके, अगर यहां पर एक पॉइंट है मेरे पास में P और उसके कोऑर्डिनेट है x, y, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपके ये पॉइंट P है, इसके x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। इसका मतलब ये होता है कि एक पॉइंट जिसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। जैसे इस पॉइंट को मैं x एक्सिस पे मिला दूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे मेरे पास में, x एक्सिस पर x, 0 आ जाएगा। इसी तरह से y एक्सिस पर इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, y। आई होप अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। ओके,
अब देखिए ये जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो x डिस्टेंस होगी, ओके। और इसी तरह से इस ओरिजिन पॉइंट से यहां इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी ये होगी y, अंडरस्टूड। तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगी, ये x है तो ये भी x हो जाएगी, ओके। तो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है, इट ऑलवेज शो एस ए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, अंडरस्टूड। आई थिंक यहां तक कोई इशू नहीं है। यानी जो आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एक पॉइंट की डिस्टेंस हम बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इतनी है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इतनी है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। एक बात और है छोटी सी, वो और समझ के चलिए कि जो एक्स का कोऑर्डिनेट होता है इसको हम कहते हैं अप्सिका, इसको कहेंगे हम यहां पर अप्सिका कहेंगे हम, ओके। और अप्सिका, और y का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये भी छोटी सी बात है जिसको याद रखनी है, ओके। कोई इशू नहीं है, आराम से याद रह जाएगा। तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को शो करता है, इसको रेक्टेंगुलर फ्रेम भी हम कह देते हैं, ओके। अब देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम को थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। देखो जैसे ये मेरे पास में है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां पर ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और एक्स के अपोजिट साइड में माइनस एक्स एक्सिस, वाई के अपोजिट साइड में माइनस वाई एक्सिस, इस तरह से हम लेते हैं। और यहां पर जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, हमें पता ही है। तो ये आपका जो होगा एक्स एक्सिस पहला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये है सेकंड क्वाड्रेंट, इसी तरह से ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है। ये पूरा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने क्या करा, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसमें अगर कोई पॉइंट है, मान लो यहां पर एक पॉइंट है P, और इस P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा, x भी पॉजिटिव होगा यहां पर और y भी पॉजिटिव होगा, यानी x और y दोनों क्वाड्रेंट, दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ओके, विच इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये छोटी सी बात है, इसको समझना है, ओके। और सेकंड क्वाड्रेंट में डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मान लो यहां पर कोई पॉइंट है, पी क्यू पॉइंट है मान लो कोई, तो इसके x कोऑर्डिनेट जो होंगे वो नेगेटिव होंगे और y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो पॉजिटिव होगा। यानी x जो है वो नेगेटिव आएगा इसमें, और y जो आने वाला है वो आपके पास में पॉजिटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आ गया होगा। और फिर इसके बाद में हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट मान लो r है अपने पास में, तो इसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी x के जो आपके पास में है वो नेगेटिव होंगे और y भी क्या होगा यहाँ पर, नेगेटिव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। और इसी तरह से अगर यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक पॉइंट लें, तो x यहां पर है और y यहां पर नेगेटिव होगा, ओके। तो x यहां पर पॉजिटिव होगा, ओके, और y जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया होगा, ओके। चलिए, ओके, यस स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है। एक तो रेक्टेंगुलर एक्स एक्सिस हमें समझ में आनी चाहिए, और दूसरा रेक्टेंगुलर फ्रेम, ओके। और इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हमने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर लिया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मेरे पास में एक पॉइंट ए है, और ए एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,-5। तो अब मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। x पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव कहां पर होता है, और y नेगेटिव कहां पर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो ये कहां पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। इसी तरह से अगर एक b पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट मेरे पास में 1,3 है, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ऑब्वियसली। अगर 0,5 है, देखो तो 0x 0 हो गया और y 5 है, तो ये अप्रोक्सीमेट यहां पर आ जाएगा 0,5। आई होप यहां तक भी समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान सा है कंसेप्ट है, कोई इशू नहीं है, ओके। तो ये तो वैसे हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इस पे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस आएंगे तब हम इसको और डिटेल से समझ लेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात जो मैं आपको कह रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको कोई भी पॉइंट अगर दे रखा है तो उसको रेक्टेंगुलर फ्रेम में प्लॉट करना आना चाहिए। क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्रेम में अगर आपको पॉइंट प्लॉट करना आता है, उसके कोऑर्डिनेट्स देख करके आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और इसकी एक्चुअल पोजीशन कहां होगी,
तो इसका मतलब यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप 50% आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, 50% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप सीख गए हो। अंडरस्टूड? आई थिंक कोई इशू नहीं है यहां तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फिर देखो अगला है अपने पास में जो इस चैप्टर का बैकबोन कह सकते हैं इस चैप्टर की, जो है आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इसको पढ़ेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला भी कह देते हैं इसको, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट यहां पर करनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं पहले, उससे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, थोड़ा सा यार इस तरह से देखो। अंडरस्टूड? और यहाँ पर मेरे पास में एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास में x2, y2। ओके, और इन दोनों को मैं यहाँ से मिला देता हूँ। देखो इस तरह से, तो इन दोनों को मिलाने पर, दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिलाने पर एक लाइन बन गई है। ओके, और एक्चुअल में ये PQ डिस्टेंस जो है यही हमें फाइंड आउट करनी है, ये समझ लो आप। ठीक है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। हमें क्या करना है, हमने दो पॉइंट जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बार इसको कंसिडर कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, और एक पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। अंडरस्टूड? आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसको देखो, P पॉइंट को अगर मैं यहाँ पर नीचे मिला देता हूँ इस तरह से x एक्सिस पर, इसको मैं x एक्सिस पर मिलाता हूँ, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट क्या मिलेंगे मुझे, x1, 0 मिलेगा। और इसी तरह से y को भी मैं यहाँ पर x एक्सिस पे मिलाऊंगा तो इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे मुझे x2, 0। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? कोई इशू नहीं है। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या आएगी। देखो देखो हमें पता है यहाँ से हम 0 से चलना स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ पर आप देखो x2 माइनस x1 आ जाएगा, और मैं मॉडुलस ले लूंगा। मॉडुलस क्यों लूंगा, क्योंकि कोई भी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, वॉल्यूम, एरिया, ये सब पॉजिटिव होते हैं, इसको कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है। तो इसको पॉजिटिव शो करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मॉडुलस ले लिया है। अंडरस्टूड? आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। अब ऐसे ही देखो इस P को भी y एक्सिस से मिलाओ, तो y एक्सिस पर P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y1 हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पर इसको भी Q पॉइंट को भी इस तरह से y एक्सिस पे मिला दो, तो ये 0, y2 आ जाएगा। यहाँ तक भी कोई इशू नहीं है। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी मेरे पास में, y2 माइनस y1 आ जाएगी। आई होप यहां तक भी समझ में आ गया होगा सबको, कोई इशू यहां तक नहीं दिख रहा। ओके, अब देखो यहां मैं इसको A कह देता हूं एक बार, और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। देखो आप ध्यान से देखो, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है मेरे पास में। ठीक है, तो इसको मैं लिखते हैं यहां पर इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा लिखेंगे, PAQ। PAQ एक राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास में बन गया है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल जब बनी गया है तो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, याद करो, रिकॉल करो एक बार। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी अपने पास में, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है वो हुआ करती थी अपने पास में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था मेरे पास में, बेस का स्क्वायर, और प्लस क्या होता था, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होता था अपने पास में। ओके, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर हाइपोटेनियस क्या है, देखो हाइपोटेनियस है मेरे पास में PQ, तो मैं लिख लेता हूं PQ स्क्वायर। और यहां पर बेस क्या है, AQ है, तो AQ का स्क्वायर लिख लीजिए आप। और प्लस परपेंडिकुलर यहां पर क्या है मेरे पास में, PA है, तो PA का स्क्वायर लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। AQ देखो क्या है, जो ये डिस्टेंस मेरे पास में x2 माइनस x1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी मेरे पास में, x2 माइनस x1 डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहां लिख लेते हैं x2 माइनस x1, और होल स्क्वायर लगा हुआ है तो मॉडुलस की फिर जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ही बात है। और यहां से ये जो डिस्टेंस मेरे पास में y2 माइनस y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, यहां पर मैं लिख लेता हूं PA को, तो इसको भी हम लिख लेते हैं y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अंडरस्टूड?
अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहां पर बन जाएगा मेरे पास में रूट आ जाएगा, यह आएगा x2 माइनस x12 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास में क्या आ गया है, डिस्टेंस आ गई है, ये P और Q के बीच की डिस्टेंस आ गई है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। आपको अगर डेरिवेशन याद रहता है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, बट अगर डेरिवेशन किसी भी वजह से, किसी भी कारण से अगर याद नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है, पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x12 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक सबको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप साथ में लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, साथ में लिखते चलिए, उससे ज़्यादा समझ में आ जाता है, अच्छे समझ में आ जाता है। ओके चलिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज होने वाला है, इसको भी समझ के चलेंगे। ठीक है, चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जो आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, पहले ये कवर करते हैं और फिर उसके बाद में हम कुछ फिगर्स को, एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। पहले इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। डू द पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास में है, ये और ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं आपको। ओके, फ्रॉम ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के पॉइंट दे रखे हैं। ओके, इफ शो द नेम ऑफ टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, इससे कौन सा ट्राइंगल बनेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एक बार रफ डायग्राम बना लेते हैं, हमें पता नहीं है कौन सा ट्राइंगल है, तो ए बी सी हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट प्लॉट कर देते हैं, जैसे कि अगले ने कहा गया है वैसे के वैसे ही कर दो आप एक बार। ठीक है, और अब डिस्टेंस फॉर्मूले से तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अभी जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, अंडर रूट x2 माइनस x12 होल स्क्वायर है और प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लो, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर माइनस का 2 और माइनस का 3 2 होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये -3 और -2 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास में अंडर रूट, देखो ये 5 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर होता है 25 और इधर भी हो जाएगा 25, तो ये आ जाएगा आपके पास में 25 का मतलब हो जाएगा √50। ओके, एक बार इसको ऐसा कैसे रहने दो, इस क्वेश्चन 1 दे दो इसको। इसी तरह से आप ए सी निकाल लो, इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से ए सी कैलकुलेट कर लो। तो ए सी में क्या आ जाएगा, वही x2 माइनस x12 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये 1 का स्क्वायर 1, तो ये √2 आ जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक भी समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं। अब इसी तरह से BC कैलकुलेट कर लो, BC में भी क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास में, और प्लस ये आ जाएगा 3 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपके पास में ये 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 प्लस 3 16 हो जाएगा। तो इसको ऐड कर दो आप, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 552 हो जाएगा। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब इसको ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 2 और 3, इक्वेशन 1 2 और 3 को ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का स्क्वायर, यानी मैं अगर ऐसे करूं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर मैं करता हूं तो ये बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पाइथागोरस जो थ्योरम है वो अप्लाई हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसका मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि ये जो ट्राइंगल बना है आपका वो कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया है, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये कौन सा ट्राइंगल बना है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करवाने वाला हूं पहले, फिर उसके बाद में हम अगेन आगे चलेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़े से कुछ बेसिक कंसेप्ट हम सीखेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन जब हम करने वाले हैं तो कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर हम समझेंगे। हालांकि आप सबको पता ही होगा, मुझे पता है, आई होप सो, बट फिर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। वैसे तो आप सबको पता है, बट मैं फिर भी मेरी तसल्ली के लिए एक बार आपको करवा देता हूं, ताकि मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जो मैं आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर बार बार में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो आप सबको पता है
एक आप सब जानते हो, सबसे पहले हम बात करें एक स्क्वायर की। स्क्वायर को आप सब जानते हो, चलो स्क्वायर से पहले हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल जो है उसको आप सब जानते हो, और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं एक रेक्टेंगल का ही भाई है जिसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल का एक भाई होता है, आप सबको पता है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, ठीक है। अब इनकी कुछ सिमिलरिटीज है और कुछ डिफरेंसेस है, इन दोनों को देखते हैं। देखो, रेक्टेंगल जो होता है वो इस तरह से बनता है, आपको पता है ये रेक्टेंगल है मेरे पास में ए बी और सी और डी, ठीक है। और पैरेललोग्राम जो है वो इस तरह से बनता है, ये होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। ये होता है आपके पास में पैरेललोग्राम, जिसको हम कह सकते हैं ये भी ए बी और सी और डी, ठीक है। और इसमें यहाँ पर थोड़े से डिफरेंसेस हैं, इन दोनों में थोड़े से समानताएं हैं, थोड़ी सी असमानताएं हैं, दोनों भाई हैं तो थोड़े से इसमें डिफरेंसेस हैं और थोड़े से इनमें क्या है, सिमिलरिटीज़ है। तो उन सिमिलरिटीज़ को, उन डिफरेंसेस को ही हम थोड़ा सा इनको समझेंगे कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। ये इनके डायगोनल्स हैं, मैं इनके डायगोनल्स भी बना देता हूँ। देखो, पहली बात करते हैं कि जैसे रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ए बी जो है वो इक्वल होगी किसके, सी डी के, और ए डी इक्वल होगी यहाँ पर बी सी के, ओके। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि इनकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है, एक्सक्यूज मी। और इसी तरह से बिल्कुल यही प्रॉपर्टी इसमें भी है कि ए बी इक्वल होगी सी डी के, और यहाँ पर ए डी जो है वो इक्वल होगी बी सी के। तो ये तो हो गई इनकी सिमिलरिटीज, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। मान लो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको 4 वर्टेक्सेस दे रखे हैं और आपको ये कहा जाए कि ये जो 4 वर्टेक्सेस है ये आप फाइंड आउट करो कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। सपोज करो ये क्वेश्चन है और आज आएगा, अभी हम करेंगे देखो थोड़ी देर बाद। तो अब देखो, रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ये कंफर्मेशन मिल गया, हमें पता चल गया। बट अब पता कैसे चले कि पैरेललोग्राम कौन सा है और रेक्टेंगल कौन सा है? तो अब हमने अपोजिट साइड्स तो निकाल ली और इक्वल भी आ गई, ये बात हो गई अपनी। बट अब इनके डिफरेंसेस देखेंगे। डिफरेंसेस ये हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं, जैसे ए सी जो है वो डायगोनल बी डी के इक्वल होता है। डायगोनल, जो डायगोनल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। बट यहां पर जब हम बात करेंगे डायगोनल्स की, तो यहां पर जो डायगोनल है पैरेललोग्राम में वो इक्वल नहीं होते, यानी ए बी इक्वल नहीं होगा। ए सी जो डायगोनल है वो डज नॉट इक्वल बी डी के इक्वल नहीं होगा। तो ये डिफरेंसेस है, इससे पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। 4 जो पॉइंट्स आपको दे रखे हैं वो रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेंगे या फिर पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं थर्ड है अपने पास में, बात कर लेते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर, अब स्क्वायर का जो भाई है वो कौन है? स्क्वायर का भाई होता है रोम्बस। स्क्वायर का भाई जो अपने पास में वो है रोम्बस। यहां पर अपने पास में रोम्बस, स्क्वायर का भाई है रोम्बस। इसकी बात कर लेते हैं। देखो देखो, जो मेरे पास में स्क्वायर है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती है। हम सबको पता है कि अगर मेरे पास में एक स्क्वायर है, छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, चलो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, और ये है ए बी और सी और डी, ठीक है। और इसी तरह से एक रोम्बस बनाते हैं, यहाँ पर छोटा सा रोम्बस, छोटू रोम्बस बनाते हैं, ठीक है। ये छोटू रोम्बस, ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो क्या है मेरे पास में, इसके भी डायगोनल्स बनाते हैं। जैसे ए बी, ए सी डायगोनल बना दिया मैंने इस तरह से, और यहाँ पर बी डी डायगोनल बना दिया है। देखो, डायग्राम बनाने की अच्छी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना, फीलिंग आए बढ़िया वाली। ओके, देखो, तो अब इसमें समझो कि स्क्वायर में क्या होगा, 4 साइड्स इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। 4 साइड्स इक्वल है, तो 4 साइड्स तो रोम्बस में भी इक्वल होती है फिर, कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। भाई 4 साइड्स जो है वो सिर्फ स्क्वायर में इक्वल थोड़ी ना होती है, वो रोम्बस में भी इक्वल होती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, वेरी गुड। तो अब डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंस देखना ज्यादा जरूरी है। तो इसके डायगोनल से डिफरेंस पता चलेगा, जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में पता चला था। तो डायगोनल्स में क्या होगा कि जैसे ए सी डायगोनल्स है वो इक्वल होंगे किसके, बी डी के,
और बट यहां पर जो डायगोनल आएगा मेरे पास में रोम्बस में, रोम्बस में जो डायगोनल्स हैं वो एसी डायगोनल जो है वो डज नॉट इक्वल बीडी, बीडी के इक्वल नहीं होगा। ओके, एसी डायगोनल बीडी के इक्वल नहीं होगा। अंडरस्टूड। तो ये आपको फोर्स जो आपके पास में फिगर्स है इनको थोड़ा सा समझ के चलना है, बिकॉज अक्सर क्या होता है कि इनमें डिफरेंसेस आ जाता है, इसमें पूछा जाता है। इनमें क्या होता है कि जैसे इन चारों में जो डिफरेंसेस हैं वो आपको कई बार पूछे जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही पता करेंगे कि ये जो है कौन सा फिगर आपको जो वर्टेक्सेस दे रखे हैं वो कौन से फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो साथ में और इसको भी समझ लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझ लो। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है और समझना भी है अपने को। अब देखो एक और ट्राइंगल्स की ओर बात कर लेते हैं, अब साथ में हम ट्राइंगल्स की ओर बात कर लेते हैं। जैसे मेरे पास में ट्राइंगल्स हैं उनकी भी हम बात कर लेते हैं साथ में, ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल जनरली जो है वो अपने पास में 3 टाइप के ट्राइंगल जो है वो ज्यादा एक्सप्लोर होते हैं, तो उन्हीं को हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल जो ट्राइंगल है अपने पास में, उसको हम सबको पता है इस तरह से बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक इस तरह से ये ए, ये बी और ये सी, तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है इट ऑलवेज हाइपोटेनियस, क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। अगर ये थीटा है मेरे पास में सी, तो थीटा के सामने की साइड जो है वो हमेशा होती है परपेंडिकुलर, क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। और जो बच गया वो होता है बेस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे वर्टेक्सेस दे रखे हैं आपको, सपोज आपको यहाँ पर वर्टेक्सेस दे रखे हैं कि ये x1 कोमा y1 है, और ये वर्टेक्स आपको दे दिया x2 कोमा y2 है, और c वर्टेक्स आपको यहाँ पर दे रखा है x3 कोमा y3 है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले तो तीनों साइड्स की डिस्टेंस निकालोगे, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हम सबको पता है हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे पता चल जाएगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर अदर ट्राइंगल है। समझ में आ गई बात? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए छोटी सी प्रॉपर्टी जो आप सबको पता ही है, बट डिस्टेंस फॉर्मूले में इसको कैसे यूज करना है वो मैंने बताया आपको। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड वाला। ओके, थोड़ा सा, हाँ चलिए, ओके कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा 1 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, एक रैपिड फायर नहीं होना चाहिए ना कि सर तो लगे हुए हैं एकदम, सर समझ में नहीं आ रहा, लगे हुए आप तो एकदम, ऐसा नहीं है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए अगले चलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसको समझ लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है आपके पास में वो इस तरह से होता है, और उसकी 3 साइड्स जो होती है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में और 3 साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो इसमें जैसे आपको कोऑर्डिनेट्स अगर दे रखे हैं x1 कोमा y1, x2 कोमा y2, और इसी तरह से x3 कोमा y3, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा है उसका यूज करके हम बता सकते हैं कि जो आपको 3 वर्टेक्सेस दे रखे हैं ऑफ ए ट्राइंगल, ओके, इट मे बी राइट एंगल ट्राइंगल और इट मे बी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं हम, तीसरा है अपने पास में आइसोस्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। आइसोस्केलेन ट्राइंगल जो होता है आपको पता है, आइसोस्केलेन ट्राइंगल में कोई भी 3 साइड्स जो है वो क्या हो सकती है, इक्वल, कोई भी 2 साइड्स, जैसे ये मेरे पास में अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है इस तरह से ए बी और सी, तो एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड्स क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। तो ये भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू, मान लो ए सी है बट नॉट बी सी,
तो ये केस अगर आता है एनी, मैंने ये लिखा है एनी, कोई भी हो सकती है, मैंने सिर्फ एक फॉर एग्जांपल लिया है, तो कोई भी टू साइड्स अगर यहां पर आ रही है, इक्वल आ रही है, तो क्या हो जाएगा, वो आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल नहीं होगा। तो ये एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई ओके विच वन इज ट्रायंगल, इट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, okay it may be equilateral triangle or it may be isosceles triangle. understood I think, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, कोई इशू नहीं है। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन इसी पर आ गया, देखो आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही लिया है मैंने, बाहर से कुछ भी नहीं ले रहा मैं, अभी सिर्फ एनसीईआरटी को ही कवर करेंगे पहले, फिर जब आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी, तो एनसीईआरटी का जैसे जिन्होंने ले रखा है स्टूडेंट्स ने कोर्स, तो आप एनसीईआरटी पूरी कवर कर लो पहले। तो अब अगर आपकी एनसीईआरटी हो गई है तो आप एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कोर्स जो है वो भी ले सकते हो आप, और आरडी शर्मा का जो कोर्स है वो भी आप पूरा ले सकते हो, वो पूरा करवाया हुआ है, ठीक है। तो आप ये भी ले सकते हो, साथ में आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके साथ में। और अगर आप तीनों का कॉम्बो लेते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आरडी शर्मा, तीनों को कॉम्बो लेते हो, तो आपको 50% सीधी 50% डिस्काउंट मिलेगा। ओके चलिए बात करते हैं, देखो हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, शो दैट आपको यहाँ पर एक 4 अलग अलग वर्टेक्सेस दे रखे हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्वायर के हैं। ओके तो मैं एक बार एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ इस तरह से, और इस तरह से एक, और ये ए, ये बी, और ये सी, और ये डी पॉइंट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर मुझे प्रूव करना है, तो इनके पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। 1 7 बी पॉइंट है यहाँ पर मेरे पास में 4 और 2, और सी पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर है 1 -1 है, और डी पॉइंट यहाँ पर है 4 और 4। ओके इस तरह से, तो अब यहाँ पर 1 बाय 1 क्या करते हैं, पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूले से, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इनकी साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, साइड्स निकालेंगे, ठीक है। तो साइड्स निकालेंगे तो सबसे पहले ए बी को निकालते हैं। ए बी क्या आएगी, देखो यहाँ पर अंडर रूट, सीधा ही फॉर्मूला यूज कर लूँ मैं अब तो, ठीक है। तो x2 माइनस, एक बार पूरा लिख देता हूँ, फिर उसके बाद में डायरेक्ट यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x12 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ से आप इसको लिखिए, यह आ जाएगा 4 माइनस 1 2 होल स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 7 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, 4 माइनस 1 यानी 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 5 यानी 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। तो यह आएगा मेरे पास में, रूट आ जाएगा 34, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। ओके ये 5 का स्क्वायर आपके पास में 25 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको हम एक बार इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अब इसी तरह से BC निकालिए, BC यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे, तो अब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, देखो ठीक है। तो 4 माइनस 1 है तो प्लस 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर अगेन 9 आ जाएगा, तो ये भी रूट 34 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से हम यहाँ पर CD निकाल लेते हैं। अब मैं शॉर्ट में करूँगा डायरेक्ट थोड़ा सा, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 और 1 यानी 5, वही 25 हो जाएगा स्क्वायर, तो अगेन 34 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके फिर उसके बाद में अपने पास में यहाँ पर CD, और फिर उसके बाद में यहाँ पर है AD हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AD कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो ये आपके पास में आ जाएगा वही अगेन 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो अगेन 34 आ गया, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से आप एक बार देखो, इसको समझो कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, इन चारों इक्वेशन से ये क्लियर हो गया अपने पास में कि ये जो साइड्स है वो सारी इक्वल आ गई, यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, यानी साइड्स तो 4 इक्वल आ गई है, 4 साइड्स आर इक्वल, कंफर्म हो गया। तो अब ये स्क्वायर हो भी सकता है, अभी भी देखो डाउट है, बिकॉज स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, इट मे बी रोम्बस ऑल्सो। ओके तो यहां पर अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कंफर्म करने के लिए इसके डायगोनल्स और कैलकुलेट करेंगे, ये CD और ये आपके पास में यहाँ पर CD हम कैलकुलेट करेंगे, और इस तरह से AD को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर AC निकाल लेते हैं, AC निकाल लेते हैं पहले। AC निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट यहाँ पर 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा,
और ये 7 + 1 यानी 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो ये √68 आ जाएगा। अब इसी तरह से BD निकाल लेते हैं, BD को कैलकुलेट करते हैं, 4 और ये प्लस का 4 8, 8 का स्क्वायर 64 और 2 और ये 2 हो जाएगा, तो ये 4 अगेन, ये हो गया 68। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए हैं, देखो है ना, फॉर्चुनेटली क्या आ गया, ये दोनों भी क्या आ गया अपने पास में, इक्वल आ गए, यानी डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं दोनों और 4 साइड्स आर इक्वल। इट मींस ये प्रूव हो गया कि ABCD इज ए स्क्वायर, ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, स्क्वायर है, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। आया सबको समझ में, बताओ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके, इसको हमें स्क्वायर प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। पहले 4 साइड्स हमने कैलकुलेट कर ली बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर उसके बाद में हमने जो यहाँ पर डायगोनल्स है उनको भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो एक बार इसको भी नोट डाउन कर लो आप। ओके, यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसको करते हैं। देखो क्या क्या रखा है, एग्जाम्पल देखो क्या क्या रखा है। आपको यहाँ पर एक फिगर मेंशन कर रखी है 7.6, यहाँ देखो ये दे रखी है 7.6, शो दैट आर अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम में यहाँ पर एक डेस्क शो कर रखी है, आशिमा, भारती एंड कैमेला आर सीटेड A, B और C। तो A पर जो पॉइंट यहाँ पर है इसके कोऑर्डिनेट है 3,1, ये ऑलरेडी इसने दे रखा है। B के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 6,4 और यहाँ पर जो आपके पास में C के कोऑर्डिनेट है वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं 8,6, ठीक है। और ये कह रखा है डू यू थिंक दैट दे आर सीटेड इन ए लाइन, ये हमें बताना है कि ये जो तीनों हैं वो एक ही लाइन में है क्या, इस तरह से ये हमें बताना है कि एक ही लाइन में बैठे हैं क्या, ये हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएं, इस तरह से इसको समझ लो साथ में ही कि ये A, B और ये C पॉइंट है मान लो, और इस C पॉइंट इनके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स ऑन ए सेम लाइन, ओके, इट इज कोलिनियरिटी, इस कंडीशन को हम कहते हैं इट कॉल्ड कोलिनियरिटी, और इन तीनों पॉइंट को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट। क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट, इनको हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलिनियरिटी। समझ में आ गई बात कि अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन पर है, तो इसको हम कहते हैं कोलिनियरिटी यानी कोलिनियर पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई इशू नहीं है सबको, ठीक है। तो ये पॉइंट A, B और C। तो अब देखो इसको प्रूव कैसे करना है, समझ लो कोलिनियरिटी को कैसे प्रूव करते हैं। हम क्या कर लेंगे, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे और B से C तक की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और ये डिस्टेंस AC के इक्वल हो जाएगी, यानी AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। अगर ये दो की डिस्टेंस अगर पूरी डिस्टेंस के इक्वल आ जाती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन में है, कोलिनियर है। समझ में आ गई बात, ठीक है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो कोलिनियरिटी को हम सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और कोलिनियरिटी को हम अदर और भी स्लोप फॉर्म है उससे भी कर सकते हैं, मगर वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, है ना। सेक्शन फॉर्मूला तो इसी चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, उससे भी हम कोलिनियरिटी को प्रूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल, उससे भी कर सकते हैं हम, समझे। फिर उसके बाद में जो स्लोप फॉर्म है जो हम आगे के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, उसमें भी हम इसको समझेंगे। ओके, स्लोप जो 11th क्लास में है उसमें अगर जब आप 11th क्लास में आओगे तब हम आपको कराएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक है। एक टॉपिक और भी था पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो हटा दिया गया है सिलेबस से। ओके, वो आप कहोगे तो करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता देना या व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें करना है, तो मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ओके, तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। चलो देखो,
अब यहां से सबसे पहले ए बी कैलकुलेट करो। ए बी आप कैलकुलेट करो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आपको यहां पर कुछ भी नया काम नहीं करना, बस यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसको कर लेना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहां पर लेते हैं, ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेता हूं, चलो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी वही डिस्टेंस फॉर्मूले से अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन टू होल स्क्वायर, यानी 6 में से 3 चला गया, कितना बचा 3, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 4 में से 1 चला गया 3, और 3 का स्क्वायर अगेन 9, तो यह आ गया अंडर रूट 18। ठीक है, फिर बी सी कैलकुलेट कर लो, तो बी सी यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, 8 में से यहाँ पर 6 को माइनस कर दो, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में से 4 चला गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद में ए सी को हम देखते हैं। देखो अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में, 8 में से 3 चला जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 6 में से 1 चला जाएगा, तो ये भी 25, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में 25 मतलब रूट 50 आ जाएगा। ठीक है, देखो तो यहाँ पर देखो आपके पास में क्या ये इसके इक्वल आ रहा है क्या, ये दोनों डिस्टेंस। अब देखो 18 जो है ना, 18 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 9 इंटू 2 लिख लेते हैं, तो 9 3 रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 रूट 2 आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं। और 50 को हम क्या लिखते हैं, 25 इंटू 2 लिख लेते हैं, तो 5 बाहर आ जाएगा और रूट 2 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों का सम करो, क्या ये थर्ड आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो ए सी का मतलब आ गया 5 रूट 2, और ए बी का मतलब क्या आ गया मेरे पास में 3 रूट 2, और इसका मतलब आ गया बी सी का मीन्स आ गया 2 रूट 2। तो ये देखो ये जो आपके पास में 2 डिस्टेंस जो है वो पूरी डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है, यानी ए बी और बी सी की डिस्टेंस ए सी के इक्वल है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये जो तीनों हैं यहाँ पर एक ही लाइन में बैठी हुई है, तीनों गर्ल्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में बैठी हुई है। ओके, इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अंडरस्टूड आई थिंक, तो यही हमें पूछा गया था। अंडरस्टूड, ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जांपल लिया है मैंने। चलिए इसको एक बार लिख लो आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या तो आप लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा गया है। पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इस पॉइंट के और इससे इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये पॉइंट इसने इससे भी, ए से भी और बी से भी। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, देखो इस पॉइंट को पी जो है, इसको पी एज्यूम कर लेते हैं, और ये हो गया एक्स और वाई। तो यहां पर ये एक पॉइंट ये हो गया ए, और इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पर 7,1, और ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3,5। अंडरस्टूड, तो ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गया आपके पास में, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पीबी हो गया। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पीबी हो गया। अंडरस्टूड, तो यही आपको फाइंड आउट करना है बस। तो इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, तो पी ए की जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, क्या आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 7 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट इस साइड क्या हो जाएगा, x माइनस 3 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाई माइनस 5 टू होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो ताकि ये रूट हट जाए। ओके, यहां पर आप एक छोटी सी बात लिखोगे, टेक स्क्वायर, हम इसको बार बार यूज करेंगे, एक बार में ही समझ लो। ठीक है, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करोगे, स्क्वायर ले लो। तो स्क्वायर कर दोगे, यानी इस साइड भी आप स्क्वायर कर दो और इस साइड भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा। यहां क्या बचेगा, x माइनस 7 टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 टू होल स्क्वायर, और ये x माइनस 3 टू होल स्क्वायर हो गया, और प्लस वाई माइनस 5 टू होल स्क्वायर आ गया। अंडरस्टूड, तो इसको आप ओपन करो, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 49 और माइनस का 14x आ जाएगा, प्लस इसको भी आप आइडेंटिटी लगाएंगे, a माइनस बी टू होल स्क्वायर, हमें पता ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो प्लस 1 और माइनस का 2y आ गया। यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक्चुअल में देखो एक आइडेंटिटी लगाई है, मैं लिख देता हूँ, है ना, कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता ही है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, वही मैंने यहाँ पर यूज किया है, कुछ भी नया काम नहीं किया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9 और माइनस का यहाँ पर 6x हो गया, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 25 और माइनस का 10y, ये आ गया।
ठीक है, जो कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देंगे बोथ साइड से, ठीक है, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, जैसे एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट, ठीक है। देखो ये 6y है, ये इस साइड भेज दो इसको, तो यहां पर ऑलरेडी 14 माइनस का 14y है, तो क्या बचेगा, यहां पर माइनस का 8y बच जाएगा, यहां पर माइनस का 2y है और यहां पर 10y है, तो ये माइनस का 8y बच जाएगा यहां पर, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखो 9 और प्लस 25, 9 प्लस 25 मिलकर के क्या बन गया, 34 बन गया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर। और इस साइड क्या है, ये 50 है, 49 और 150, तो 50 इसमें से माइनस करोगे यहां पर आएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो -8 से, ठीक है, डिवाइडिंग बाय -8, इसको आप लिख लो डिवाइडिंग बाय -8 से पूरी टर्म को डिवाइड कर दो, तो यहां पर देखो क्या आएगा, जब आप इसको माइनस करोगे, ये प्लस का है क्योंकि इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास x माइनस वाई आएगा और इज इक्वल टू आ जाएगा 2, क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये रिलेशन आ गया। यही हमें पूछा था देखो अगले ने कि फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में जो रिलेशन पूछा गया है वो ये अपने पास में आ गया है। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बताना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आपको कोई भी डाउट लग रहा हो किसी भी तरह का तो मुझे जरूर बताना भाई। देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 देखो, इजी एग्जांपल है, एक्सरसाइज से पहले लास्ट एग्जांपल है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपकी 7.1। देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन ए वाई एक्सिस, अगर कोई वाई एक्सिस पर पॉइंट है, ओके, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए और बी से। तो देखो वाई एक्सिस पर अभी अभी हमने डिस्कस किया था बिल्कुल स्टार्ट में कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर एग्जिस्ट कर रहा है, लेट ए पॉइंट, लेट पॉइंट पी ऑन दी वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर एक पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो उसके कोऑर्डिनेट होंगे यहां पर 0, y, क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, और यहां से अब ये a और b से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो a के कोऑर्डिनेट यहां पर आपको मेंशन कर रखे हैं 6, 5, और b के कोऑर्डिनेट यहां पर आपके पास है -4 और 3, ओके, तो यहां पर वही एज इट इज PA इज इक्वल टू PB, बिल्कुल इसी तरह से PA इज इक्वल टू PB हम कैलकुलेट कर लेंगे, देखिए करते हैं, और ये है अपने पास में ये 36 हो जाएगा, और प्लस इसको मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ 5y माइनस 5 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट y माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 16 आ जाएगा, और y माइनस 3 टू होल स्क्वायर। अब वही टर्म जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर, जब भी इस तरह की कंडीशन आती है तो आपको क्या करना है, वही टर्म बार बार यूज करनी है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है, टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो बोथ साइड जब आप स्क्वायर लोगे तो ये रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, देखो यहाँ पर 36 प्लस इसका स्क्वायर कर दो डायरेक्टली, y का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 10y इज इक्वल टू 16 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 9 और माइनस का 6y, ओके, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट बोथ साइड से, और ये 16 और 9 बन जाएंगे 25, वो भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, इसको उधर ले जाओ, तो 36 इज इक्वल टू इस 9 को उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 6y है ऑलरेडी, तो ये 4y आ जाएगा, तो यहां से y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 9, ओके, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट हमने यहां पर देखा था वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट p क्या आ जाएंगे, 0, 9 आ जाएंगे, ये आपका आंसर आ गया। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ से बिल्कुल आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ओके, तो ये यहाँ तक देखो आपके एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं सारे एक्सरसाइज के। अब इसके बाद में जो आपकी एक्सरसाइज है 7.1, इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, इसके ओनली 10 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई इशू नहीं होगा, सब कंप्लीट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है, तो एक बार यहाँ तक आप रिव्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम, क्योंकि एक साथ फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाती है बच्चे देख, फिर ना बहुत बड़ी क्लास हो जाती है ना, तो इसलिए हम इस क्लास को एक बार यहीं तक रख लेते हैं, और 7.1 अगली क्लास में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, ओके, तब तक आप इसको फॉर्मूले को याद करके आना, और ये जो आपके पास में एग्जाम्पल्स हैं इनको आप वापस से सॉल्व करना,
ओके। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप कोशिश करना सॉल्व करने की, ज़्यादातर क्वेश्चन इजी हैं, आप कर लोगे। फिर उसके बाद में जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ओके, चलिए अभी के लिए यहाँ तक ही इसको रखते हैं।